हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमैया है। अब्बू के अचानक गुजर जाने के बाद हमारे घर की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमारा परिवार अर्श से फर्श पर आ गया था। उनकी मौत के बाद हमें पता चला कि अब्बू ने बिजनेस के लिए बैंक से बहुत सारा लोन उठा रखा था। उस लोन को चुकाने के लिए हमें अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई और अब सिर्फ हमारे पास वही घर बचा था जिसमें हम सब लोग रहते थे। अब्बू के जाने के बाद हमारे खाने के भी लाले पड़ गए थे। हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। मेरी 12वीं की परीक्षा भी सर पर थी, इसलिए मैं भी घर वालों की मदद नहीं कर पा रही थी। पैसे की तंगी से छुटकारा पाने के लिए अम्मी ने सोचा कि क्यों ना ऊपर वाले फ्लोर को किराए पर दे दिया जाए। किराया आएगा तो कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा। अब्बू के समय में हमारे पास सब कुछ हुआ करता था और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हम एक एक पैसे को मोहताज हो गए हैं। हम किराएदार की तलाश कर रहे थे और जल्द ही हमें किराएदार मिल भी गया। वो किराएदार एक जवान, खूबसूरत और हट्टा कट्टा मर्द था। उसका नाम जिहान था और वो मेरे ही कॉलेज में एक नए टीचर लगे थे। उन्हें कॉलेज से पता चल गया था कि सुमैया के घर वालों को एक किराएदार की ज़रूरत है। उन्हें घर आते ही हमारे हालातों के बारे में पता चल गया था। एक दिन उन्होंने मेरी अम्मी से कहा, सुमैया के बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ रही है और जहाँ तक मैंने देखा है वो किसी के पास ट्यूशन भी पढ़ने नहीं जाती है, फिर उसकी तैयारी कैसे हो पाएगी। अम्मी ने कहा, जिहान बेटा, तुम तो देख ही रहे हो कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। इसकी ट्यूशन फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जिहान सर बोले, आप उस बात की फ़िक्र ना कीजिए, आप सुमैया को मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसको पढ़ा दूंगा और ट्यूशन फीस भी नहीं लूँगा। जिहान की ये बात सुन के मेरी अम्मी को तो जैसे तिनके का सहारा मिल गया था। अम्मी ने कहा, शुक्रिया बेटा, मैं आज से ही सुमैया को तुम्हारे पास पढ़ने के लिए भेज दिया करूँगी। मैं उसी शाम से उनके पास पढ़ने के लिए जाने लगी थी। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक रहा, वो मुझे बहुत मन लगाकर पढ़ा रहे थे, पर एक महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जो मेरी समझ से बाहर था। मैं कॉलेज से वापस आते ही उनके पास पढ़ने के लिए चली जाती थी, लेकिन मैं जैसे ही अपनी किताब खोलती थी, किताब में से खुशबू आती जिसे सूंघ कर मैं बेहोश हो जाती। जब मुझे होश आता था तो मेरे कपड़े इधर उधर होते थे और मुझे दर्द बहुत ज़्यादा होता था। इस सब के बाद वो मुझे एक गिलास जूस देते थे जिसे पीकर मैं ठीक हो जाती थी। वो मुझसे कहते थे कि सुमैया, अपने खाने पीने का ध्यान रखा करो, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, इसलिए शायद तुम्हें चक्कर आ जाते हैं और तुम बेहोश हो जाती हो। और हाँ, ये बात अपनी अम्मी से मत कहना, नहीं तो वो बेवजह परेशान हो जाएंगी। वैसे भी तुम्हारी अम्मी अभी बहुत मुसीबत से गुजर रही हैं, तुम उनकी परेशानी और मत बढ़ाना। मैं तुम्हें रोज़ एक गिलास जूस बनाकर दे दिया करूँगा, जिससे तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगी और तुम्हारी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। काफ़ी दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। मैं रोज़ उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी और किताब खोलते ही बेहोश हो जाती थी। जब मुझे होश आता था तो मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा होता था। अब मैं भी सबसे तंग आ चुकी थी। फिर एक दिन मैंने वहाँ रखी किताब खोली ही नहीं और बेहोश होने का नाटक करने लगी। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसे सोच कर तो मेरी रूह आज भी कांप जाती है। उस वक्त मैं सिर्फ 18 साल की थी और 12वीं की कक्षा में पढ़ती थी। हम बहुत अमीर परिवार से थे। मेरे परिवार में मेरे अम्मी अब्बू और एक छोटा भाई था। हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर कहते हैं ना कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। हमारी ज़िंदगी में भी बुरा वक्त आया और उस बुरे वक्त ने हमारे अब्बू को हमसे छीन लिया था। उनके जाने के बाद उनके पार्टनर ने धोखे से उनका सारा बिजनेस हड़प लिया और सारा बैंक लोन जो अब्बू के नाम से था वो भी नहीं चुकाया। समय से लोन न चुकाने पाने की वजह से बैंक वाले अब मेरी अम्मी को परेशान करने लगे थे। मेरी अम्मी जिससे भी मदद मांगने जाती थी वो उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि हमारे मामा मामी और चाचा चाची ने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था।
बड़ी अम्मी ने तो हमारा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था और ना ही बड़े पापा को उठाने देती थी। ये सब वही लोग थे जो हमेशा मेरे अब्बू से मदद मांगने आते थे और मेरे अब्बू दिल खोल कर इन लोगों की मदद करते थे। पर हमारे मुश्किल वक्त में किसी ने हमारी मदद नहीं की। मेरे एक चाचा थे, उनकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से शादी नहीं हो पाई थी। जब मेरी अम्मी उनसे मदद मांगने गईं, तब उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वो उनके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता रखेंगी, तब वो अब्बू का सारा कर्जा चुका देंगे और उनके बच्चों का भी ख्याल रखेंगे। मेरी अम्मी को उनकी बातों से इतनी घिन आई कि वो फिर किसी के पास मदद के लिए नहीं गईं। अम्मी ने अब्बू के ऑफिस के अलावा सब कुछ बेच दिया था और सारा कर्जा चुका दिया और बचे हुए पैसों से एक छोटा सा घर खरीद लिया। अब हमारे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक टाइम के खाने के बाद हमें ये भी पता नहीं होता था कि दोबारा खाना मिलेगा भी या नहीं। मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा छोटा था। जब वो दूध के लिए रोता था तो मेरी अम्मी उसे पानी में चावल का आटा घोल कर पिला देती थी। हमारे बहुत ही बुरे दिन आ गए थे। जब अम्मी को लगा कि ऐसे गुजारा नहीं हो पाएगा तो उन्होंने कोई काम धंधा करने की सोची। बहुत हाथ पैर मारने के बाद उनको एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई थी, पर उनकी सैलरी इतनी नहीं थी कि हमारे घर के सारे खर्चे निकल सकें। अम्मी जैसे तैसे मेरे स्कूल की फ़ीस तो भर देती थी, पर ट्यूशन की फ़ीस न भर पाने की वजह से ट्यूशन टीचर ने मुझे क्लास में आने से रोक दिया था। एक दिन मेरी एक पड़ोसन ने मेरी अम्मी को सलाह दी कि क्यों ना आप अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर उठा दो, इसलिए आपको 4 पैसे भी मिल जाएंगे। मेरी अम्मी को उनकी ये बात अच्छी लगी और उन्होंने घर के बाहर किराए का बोर्ड टांग दिया। उसी दौरान मेरी मुलाकात मेरे एक सीनियर आमिर से हुई। क्योंकि मेरी ट्यूशन जाना बंद हो गया था तो मेरी मैम ने ही कहा था कि जब तक तुम दोबारा ट्यूशन शुरू नहीं करती तब तक आमिर से ही प्रॉब्लम पूछ लिया करो। ऐसे ही हमारी बात शुरू हुई थी और फिर हम अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ दिनों बाद हमारी क्लास टीचर अर्चना मैम अपनी मैटरनिटी लीव पर चली गईं और उनकी जगह पे एक नए क्लास टीचर आए जिनका नाम जिहान था। जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तो मुझे उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा था। वो इतने खुश मिजाज थे कि कोई भी उन पर आसानी से भरोसा कर सकता था। एक बार उन्होंने हमारी क्लास में कहा था कि वो इस शहर में नए आए हैं और उन्हें घर ढूंढने में बहुत ही परेशानी हो रही है। उनकी ये बात सुनकर मुझे याद आया कि हमारे घर में भी एक किराएदार की ज़रूरत है, तो क्यों ना मैं अपने टीचर को ही अपने घर का किराएदार बना लूं। यही सोचकर मैंने उन्हें अपने घर का पता दे दिया और शाम को घर आने के लिए बोला। जब ये बात आमिर को पता चली तो उसने ऐतराज़ जताते हुए कहा कि सुमैया, तुम और तुम्हारी अम्मी घर में अकेले रहते हो। तुम जवान हो और तुम्हारी अम्मी भी ज़्यादा बुरी नहीं हुई हैं। ऐसे में तुम लोग एक जवान लड़के को अपने घर में किराएदार कैसे रख सकते हो, और वो भी तब जब तुम उस लड़के को बिल्कुल नहीं जानती हो। जब तक आमिर की बात मुझे समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जिहान सर हमारे घर आ चुके थे। मेरी अम्मी को जिहान सर का स्वभाव बहुत पसंद आया था। वो कभी ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस सीधे स्कूल जाते थे और वापस अपने कमरे में आ जाते थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी इमेज बना ली थी। उनके पास कुछ बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करते थे और जब उन्हें पता चला कि मैं पैसों की वजह से अपने ट्यूशन छोड़ चुकी हूँ तो उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि आप सुमैया को भी मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दिया करें। मैं उससे पैसे नहीं लूँगा, पर हाँ सबके बाद भेजिएगा, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो 10वीं क्लास के बच्चे हैं और सुमैया को 12वीं के लिए ट्यूशन देना होगा। आमिर को ये बात बहुत ज़्यादा खटकी थी। वो चाहता ही नहीं था कि मैं जिहान सर के पास ट्यूशन पढ़ने जाऊं, और अगर उन्हें दया ही करनी है तो सबके सामने करें, पीछे से क्यों। वो बोला, देखो सुमैया, मुझे इसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। कल ही मैंने इसे कुछ आदमियों के साथ देखा था जो दिखने में गुंडे जैसे लग रहे थे। उन लोगों के साथ एक लड़की भी थी जो गाड़ी की पिछली सीट पर सो रही थी। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, पर अब मुझे लगता है कि शायद वो लड़की बेहोश थी। मैंने आमिर से कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो।
ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग सर के मिलने वाले हों और जो लड़की गाड़ी में सो रही हो वो बीमार हो। आमिर अपनी जिद पर अड़ चुका था। वो बोला, तुम मानो या ना मानो, मैं इस आदमी के बारे में सब कुछ पता लगा कर रहूँगा। और फिर हम दोनों अपने अपने घर चले आए। कुछ वक्त तक सब सही चलता रहा। आमिर ने भी जिहान सर के बारे में बात करना बंद कर दिया था, पर मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि हफ्ते में एक दो बार जब मैं ऊपर जाती थी तो सर मुझे एक किताब खोलकर पढ़ने के लिए देते थे। उस किताब को खोलने के बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता था और मुझे बहुत देर बाद होश आता था। जब मुझे होश आता था तो मेरे सारे कपड़े इधर उधर होते थे और मेरे शरीर में एक अजीब किस्म का दर्द मालूम होता था। मेरे उठने के बाद सर मुझे एक गिलास जूस देते थे और कहते थे कि शायद तुम अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देती हो, इसलिए तुम कमज़ोर होती जा रही हो। वो जूस पीने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगती थी। सर जिहान मुझसे कहते थे कि ये आप अपनी अम्मी से मत कहना, नहीं तो वो बेवजह परेशान हो जाएंगी। वैसे भी तुम्हारी अम्मी अभी बहुत मुसीबतों से गुजर रही हैं, तुम उनकी परेशानी और मत बढ़ा देना। मैंने सर की बात मानकर अपनी अम्मी को कुछ भी नहीं बताया था, पर अब मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा था। मुझे अपने स्कूल से ज़्यादा सर के पास जाने की जल्दी रहती थी। मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, पर मुझे उसके बाद जो सुकून मिलता था मैं उसके लिए तड़पने लगती थी। अब आमिर को भी मुझ में अजीब बदलाव महसूस हो रहे थे। एक दिन तो उसने सीधे ही पूछ लिया, क्या हो गया है सुमैया, तुम अचानक से बहुत ज़्यादा बदल गई हो। तुम्हारा मुझ पर ध्यान ही नहीं रहता है। क्या अब अपने नए सर को चाहने लगी हो? आमिर की बात मुझे लग गई थी और अब मैंने भी सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए अब मैं जान कर रहूँगी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि मैं जानती थी कि मैं सर को प्यार तो नहीं करती थी, पर फिर मुझे वहाँ जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं ट्यूशन के लिए गई और आज तो किस्मत ने भी मेरा साथ दे दिया। सर ने मुझे बुक खोलने के लिए दी और ख़ुद पानी लेने चले गए। मैंने किताब खोलने का नाटक किया और सर के आने से पहले बेहोश हो गई। पानी लेने के बाद सर वापस आए और मुझे बेहोश पड़ा देखकर खुश हो गए थे। उसके बाद वो मुझे उठाकर अपने बेडरूम में ले गए और मुझे अपने बेड पर लिटा दिया। उन्होंने जैसे ही मेरे कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाया, पीछे से एक आवाज़ आई, रुको, अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि आमिर की थी, जो पुलिस के साथ खड़ा हुआ था। मौका पाकर मैं भी उठकर खड़ी हो गई और अपने कपड़े संभाल लिए। मैं भागकर आमिर के पीछे छिप गई। एक साथ सारे पुलिस वालों और मोहल्ले वालों को देखकर जिहान डर गया और खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बाद में पुलिस वालों ने हमें बताया कि ये कोई जिहान नहीं है, बल्कि मुंबई का मशहूर डॉन है जो बी ग्रेड की फिल्में बनाता है और लड़कियों की तस्करी करता है। ये शहर में एक नया नाम और नया रूप लेकर जाता है, कभी डॉक्टर बनकर, कभी टीचर बनकर, और फिर ज़रूरतमंद लोगों की भलाई करने के नाम पर उनकी बच्चियों को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाता है। ये उन बच्चियों को नशीली दवाइयाँ देकर बेहोश कर देता है और फिर उनके साथ गंदा काम करके उनकी फिल्म बनाकर बेचता है। और कभी कभी तो अच्छा ग्राहक मिलने पर पूरी की पूरी लड़की ही बेचकर भाग जाता है। ये हर शहर में एक नया क्राइम करता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। इसने न जाने कितनी मासूमों की ज़िंदगी बर्बाद की है। मेरी अम्मी को जब जिहान की सच्चाई पता लगी तो वो रोने लग गई और बोली, अब मेरी बेटी से कौन निकाह करेगा, इसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अम्मी को रोते हुए देखकर आमिर आगे आया और मेरा हाथ थाम कर अम्मी से बोला, आप चिंता न कीजिए, मैं कभी भी सुमैया को अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये एक हादसा है जो किसी के साथ भी हो सकता है। मेरी अम्मी ने आमिर से पूछा, बेटा तुम्हें कैसे पता चला कि सुमैया ख़तरे में है? आमिर बोला, आंटी मुझे इस आदमी पर बहुत पहले से ही शक था और आज जब मैं सुमैया से मिलने स्कूल पहुंचा
तो मैंने इसे उन्हें 3 लोगों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए देखा था। ये कह रहा था कि मैं कैसे भी करके आज डिलीवरी कर दूंगा और इसने इसी घर का एड्रेस भी दिया था। जब मैं तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया। इस हादसे को हुए 6 साल हो चुके हैं और मेरी और आमिर की शादी भी हो चुकी है। मैं आमिर के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, लेकिन जब उस हादसे के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह तक लरस जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।